आज एक थर्ड लॉ है जो कि अगेन थोड़ी फिजिक्स ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करेंगे। जो ये वाला लॉ है मैं उस दिन बताने भी लगा आपको, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि मैं चाह रहा था इसको मैं अलहदा से एक सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन की ज्यादातर डायनामिक्स इस लॉ पे चलेगी जो आज करवाने लगा। हमारे आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट होने वाली हैं। ओके, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस लॉ, एक आपको याद होगा आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, सीरीज एंड पैरेलल कंडक्टेंस, या उसको करंट के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ रखा है डिफरेंट। उसमें सीरीज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वन इंटू नेक्स्ट, नेक्स्ट इंटू नेक्स्ट, नेक्स्ट इंटू नेक्स्ट एक लाइन में है। और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यस, एक ही है ब्रांच लेकिन वो डिवाइड हो गई है इन मेनी ब्रांचेस एंड ऑल आर रनिंग इन पैरेलल। अब यहां पे ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सुन लो एक दफा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो हमारा सीरीज का कॉन्सेप्ट ये सर्कुलेशन में चलता है, इट इज रिलेटेड टू बेसिकली फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द लार्ज आर्टरीज, देन द स्मॉलर आर्टरीज एंड देन टिल आर्टेरियोल्स। ये वाला जो सिस्टम चल रहा है ये सारे के सारा कौन सा है? सीरीज में। जब आप टिश्यू लेवल पे पहुंचते हैं, ह्यूमन टिश्यूज के लेवल पे पहुंचते हैं, वहां पे ये सारे का सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस में अरेंज हो जाता है? पैरेलल में। ये कहीं टिश्यू ऐसे सेंटर में होता है, यहाँ पे टिश्यू या जो भी सेल है जिसपे न्यूट्रिशन पहुंचानी है वो कहीं सेंटर में होगा, और उसके इर्द गिर्द जो वेसल या कैपिलरीज आ रही होंगी वो कौन सा सर्किट बना रही होंगी? पैरेलल सर्किट। तो ये सीरीज और पैरेलल का तो पहला यहाँ ह्यूमन सर्कुलेशन में भी ये काम चल रहा है, एक बात। अच्छा, अगली बात, दो कॉन्सेप्ट है, ये भी नाम आपने पहले सुन रखे हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूं। एक है कंडक्टेंस एंड द सेकेंड इज रेजिस्टेंस। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये भी पुराना ही कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा। कंडक्टेंस ये है कि फ्लो कितना अच्छा चल रहा है, और रेजिस्टेंस ये है कि फ्लो कितना अच्छा नहीं चल रहा है। फ्लो को रोक कौन कौन रहा है? तो कंडक्टेंस फ्लो को सपोर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है, और ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां सीरीज और पैरेलल के साथ फिट करने लगा, जो आपने समझना है इसी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को देखते हुए। जब आप सीरीज की बात करते हैं तो यहां पे रेजिस्टेंस इज जस्ट लाइक दिस, मतलब अगर मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सीरीज पाथवे की, इट विल बी द बिग R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर मैंने किसी सिस्टम सीरीज की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो मुझे इंडिविजुअल वेसल जो 1 है, यहां पे मैं 1 नहीं लिखता, चलो यहां पे मैं R ए उल्टा लिख देता हूं, यहां पे मैं R अदर आर्टरीज लिख देता हूं, R स्मॉलर आर्टरीज लिख देता हूं। इन सब की रेजिस्टेंस मिला के क्या मिलेगी? टोटल रेजिस्टेंस। व्हेन यू गो इनटू द पैरेलल पाथवे, पैरेलल पाथवे के अंदर दिस बिकम 1 over R is equal to 1 over R1 plus 1 over R2। ये मैंने इसको इन्वर्स क्यों कर दिया? मैंने इसको इन्वर्स क्यों कर दिया? क्योंकि अब क्या हो गया है? पैरेलल पाथवे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था द टोटल रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये मैं एमसीक्यू की लाइंस की तरफ आ रहा हूं, मुझे प्लीज फॉलो करते रहना। ये हम कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे? मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया सीरीज और पैरेलल सर्कुलेशन से, उसके बाद सीरीज और पैरेलल सर्कुलेशन के बाद आपको कॉन्सेप्ट कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का बताया, and after this concept of conductance and resistance we move forward towards that how this conductance and resistance is applied to both these systems। मैंने अभी कंडक्टेंस की बात नहीं की है, इससे ज्यादा मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। आपने ये नहीं देखना कि सीरीज में कंडक्टेंस भी ऐसे ही होती है, नहीं, आपने अभी रेजिस्टेंस पे फोकस करना। In a series pathway the total resistance is calculated by calculating the resistance of the individual vessels, and in the parallel pathway the total resistance is basically smaller than the resistance of the individual vessel, क्योंकि इनवर्स का मतलब ये है। अब मुझे बताओ क्या इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं? Can I write this? Absolutely I can write this, क्योंकि अभी हम ये लिख चुके कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, C is inversely proportional to 1 over R।
तो अगर मैंने यहां 1/r मेंशन किया है तो मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि, तो आप सुन लो, इसका मतलब है टिश्यू लेवल पे द टोटल कंडक्टेंस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल देम. समझ रहे हैं? एंड एट द टिश्यू लेवल द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब मैं आता हूं इसको फिजियोलॉजी पढ़ते हैं इसकी. ये वो जगह है जहां पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन होनी है. डू यू एग्री? टिश्यू के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन होनी है. तो मुझे बताओ यहां पे कंडक्टेंस ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए या रेजिस्टेंस? कंडक्टेंस स्मूथ होनी चाहिए. यहां पे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हमें रेजिस्टेंस दी जाए. दैट्स द रीजन यहां पे रेजिस्टेंस इनवर्स है और कंडक्टेंस बिल्कुल स्मूथ है. मतलब कि किसी एक कैपिलरी की कंडक्टेंस अगर कम हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी तो ओवरऑल कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी. अगर ज्यादा कैपिलरीज ब्लॉक होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली टोटल कंडक्टेंस पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा. तो ये चीज सिर्फ ये समझाने के लिए है यहां पे आ जाए, ये चीज सिर्फ यहां पे ये समझाने के लिए आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहां पे कंडक्टेंस स्मूथ रहनी चाहिए. यहां पे हमें ब्लॉकेज नहीं चाहिए. इसलिए देखो अल्लाह ताला ने यहां पे एक आसान कर दिया. फॉर एग्जांपल इस वेसल में, ये 1 वेसल है, वेसल नंबर 1, यहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है. What will effect on the total resistance? कोई खास नहीं आने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी इनवर्स है. इस वेसल की रेजिस्टेंस पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. तो समझ रहे हो कि एक वेसल की रेजिस्टेंस बाकियों को इफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो ऑलरेडी इनवर्स में. अगर ये वाला सीन होता तो एक वेसल की रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू होती तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पे भी क्या हो जाता है, इफेक्ट आता है. तो इसलिए याद रखना कि अल्लाह ताला ने कैपिलरीज लेवल पे जाके ये काम आसान कर दिया और इसको स्मूथ कर दिया कि वहां पे कंडक्टेंस स्मूथली होती रहे और ये काम चलता रहे. अब मैं आता हूं इस लॉ की तरफ जो मैंने ऊपर लिखा. अगर ये समझ आ गई, अब मैं लॉ की तरफ चलता हूं. ओके, लॉ स्टेट्स दैट ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू पाई डेल्टा पी r to raise power 4 divided by 8. This sign is for viscosity and length. पहले इसको रीड आउट करते हैं फिर इसको समझते हैं जी. अच्छा, पहले मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन बता दूं. इट इज पोज़ोइला. इसमें जो एल है वो साइलेंट है, पोज़ोय कहते हैं इसको, पोज़ोइला है. अब ये स्टेट क्या कर रहा है? एफ इज ब्लड फ्लो, पाई तो आपको पता है ये पाई 3.142. डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर ऑन बोथ एंड्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. R is the radius of the blood vessel और यहां पे रेडियस के साथ क्या है? पावर 4 divided by 8 is just a number 8. This sign जिसमें n का एक लाइन बिल्कुल लार्ज है, this is the viscosity, ये भी समझाता हूं, and L is the length. अब मैं इंडिविजुअल बात लेके चलता हूं, आपने गौर से सुनना है. मेरी तरफ देखो इधर. When there is a great change in pressure between two ends of a vessel, ब्लड फ्लो विल मूव वेरी क्विकली. उस लेक्चर में पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि नहरों में, समंदरों में, दरियाओं में हाउ द वाटर फ्लोज देयर. इट इज बेसिकली द चेंज इन प्रेशर. स्टार्ट में जहां से निकल रहा है वो ज्यादा है, एंड पे जिन्हों में खेतों में या जहां भी जाने वहां कम है तो ऑटोमेटिकली फ्लो रहेगा. नाउ दिस इज अ न्यू इंटरेस्टिंग थिंग, रेडियस टू पावर 4. मैं आपको समझाता हूं कैसे. इधर देखो, आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, वो ये कह रही है कि कंडक्टेंस is directly proportional to diameter to raise power 4. ये मैं समझाता हूं, ये मैं इसमें फिट करता हूं, अभी इसको इसमें लेकर आता हूं. लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं. कंडक्टेंस in a blood vessel is directly proportional to diameter to the raise power 4. मैं ये कह रहा हूं आपको कि किसी जगह पे डायामीटर डबल हो गया 2 टाइम्स, कंडक्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगी? ये अब आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है. इधर देखो, मेरी तरफ देखो. अगर आपको ये आ जाए कि डायामीटर ट्वाइस हो गया है, आपने इस डी की जगह 2 लगा दिया. बात समझ आ रही है आपको? अगर डायामीटर 3 टाइम्स हो गया, यहां पे 3 लगा, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया. अगर ट्वाइस हो गया है तो इसकी रेज टू पावर 4 करेंगे, ये कितनी निकल आएगी? 6. रेज टू पावर 4 का मतलब समझते हो कि उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई कर देना है. आई नो ये मैथ्स है थोड़ी,
रेज टू पावर में ज्यादा हमारी यूज भी नहीं होने वाली, लेकिन जहां होंगे हमें पता होना चाहिए। अगर ये रेज टू पावर 2 होता तो इसी के नंबर को आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 टाइम। जस्ट इमेजिन सिर्फ डायामीटर ट्वाइस करने से कंडक्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गई है? 16 टाइम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा, अब एमसीक्यू की तरफ आ रहा हूं, वो कौन सा सिंगल पैरामीटर है कि जो कंडक्टेंस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? डायामीटर ऑफ अ वेसल। और अब मुझे बताओ, डायामीटर ऑफ अ ब्लड वेसल, ह्यूमन ब्लड वेसल इज चेंज्ड बाय, कौन है जो उसको ट्वाइस कर देगा या हाफ कर देगा? एब्सोल्युटली योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में भी कौन? डायामीटर को सबसे ज्यादा जो चीज चेंज करती है बाहर से, अंदर से बात नहीं कर रहा, जो बाहर से इंफ्लुएंशियल है, दैट इज योर ऑटोनॉमिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जस्ट इमेजिन करो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है इसके ऊपर। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन एक और करता हूं, क्योंकि मैंने आगे एक और ना आपको ग्राफ बना के दिखाना है, वो इसी नॉलेज पे बेस कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ब्लड वेसल पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी कि डायलेट करेगी? क्योंकि ये पहला नॉलेज है जो हमें क्लियर करना है, फिर हम आगे चलेंगे। अब मेरी बात सुन लो, बात सुन लो बेटा, बात सुन लो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम causes massive vasoconstriction. Remember this line please. Sympathetic nervous system causes massive vasoconstriction. And absence of sympathetic nervous system causes vasodilation. If the sympathetic nervous system is not like supplying currently, then what will happen to a vessel? It will vasodilate. ये चीज क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ कि अगर सिंपैथेटिक से वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन डायामीटर? इट विल डिक्रीज, डेफिनेटली डिक्रीज। पहले ये था बोर का साइज, अब बिल्कुल हाफ रह गया, ये माइट भी हाफ से कम हो गया, कितना भी कम जरूर हो गया डायामीटर। डायामीटर कम हुआ तो इफेक्ट किस पे आया? कंडक्टेंस पे कम हो गई। व्हाट इज रेडियस एंड डायामीटर, इनका आपस में क्या लिंक है? हाफ होता है, रेडियस इज हाफ टू डायामीटर। अच्छा, ये मैं एक चीज आसान कर दूं आपको, यहाँ पे ना इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में हमें नहीं पढ़ना कि रेडियस पूछा है कि डायामीटर पूछा है। अगर रेडियस पूछा है तो हमें डायामीटर के कॉन्टेक्स्ट से 2 से मल्टीप्लाई करना है, या डायामीटर पूछा है तो उसको हाफ करना है। यहाँ पे इन पंगों में नहीं पढ़ना है आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड आएंगे भी नहीं सवाल। आपको सिर्फ इतना पूछा होगा कि किसी वेसल का रेडियस डबल हो गया है, कंडक्टेंस पे क्या असर आएगा, या किसी का डायामीटर डबल हो गया, तो आपने दोनों को सेम ही समझना है। फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट से स्पीकिंग, ऑफ कोर्स कोई फिजिसिस्ट यहाँ पे होगा तो मुझे कहेगा कि सर ये तो टोटली गलत नॉलेज है। बिल्कुल गलत बात है कि डायामीटर डबल होता है, रेडियस हाफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब यही पढ़ रखा है हमने। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हुए मैं आपको आसान कर रहा हूँ। अगर एमसीक्यू की स्टेटमेंट में डायामीटर लिखा हो या रेडियस लिखा हो, दोनों को इंटू रेज पावर 4 पे ही जाना, इनको आपस में डबल या हाफ मत करना। ये क्लियर रहेगी बात? थैंक यू। अच्छा, अगली बात सुनो गौर से। मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर डायामीटर 4 टाइम या हाफ हो गया सिंपैथेटिक से, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ब्लड फ्लो? वो भी क्या हो जाएगा? कम। और सिर्फ नॉर्मल कम नहीं होगा, एक तो ये है, एक पता कम ज्यादा क्या है कि अगर y एक्सिस में 1 टाइम बढ़ा तो x एक्सिस में भी 1 टाइम बढ़ा। वो जो हम किसी ग्राफ में क्या ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर ये 1 टाइम बढ़े ये भी 1 टाइम, ये 4 टाइम बढ़े ये भी 4 टाइम। अगर ये हाफ हो गया है, ब्लड फ्लो सिर्फ हाफ नहीं होगा, वो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, जैसे डबल होने से था। अब पॉइंट समझ रहे हैं आपको किस तरफ लेकर आ रहा हूं? ये रेज टू पावर 4 का कितना बड़ा इंपैक्ट है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अगर वेसल को वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, कंडक्टेंस भी कम हो गई 16 टाइम्स, और ब्लड फ्लो भी कितना कम हो गया? 16 टाइम्स कम हो गया। ये समझनी है बात। मेरे ख्याल में ये जो 4 पैरामीटर यहां पे लिखे हैं, चेंज इन प्रेशर, रेडियस, विस्कोसिटी एंड लेंथ, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको क्लियरली नजर आ रहा है किसका है? रेडियस का। और रेडियस का मतलब हम रेडियस पे नहीं रुकना, हमें रेडियस का हमारा लेना देना नहीं, हमारे ताल्लुक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जो रेडियस को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ब्लड फ्लो से डायरेक्ट बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपने यहां पे याद रखना है। मेरे बस में होता तो मैं रेडियस की जगह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही लिख देता,
ताकि हमारा नॉलेज क्लियर हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर ड्यू टू सम डोमेन हमें लिखना पड़ा है। ओके, अब मैं इसकी तरफ आता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू द फ्लो। ये जो मैंने आर लिखा था ना यहां पे, ये बेसिकली यहां पे विस्कोसिटी की शेप में आ रहा है। यहां पे आर नहीं है, आर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेसिकली किस में आ रहा है? विस्कोसिटी। चलो इसको ऐसे बात कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इसका आंसर दे पाते हो इस क्वेश्चन के, नहीं गौर से सुनना है। दो ब्लड वेसल्स हैं या दो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके ब्लड्स हैं। एक ब्लड के अंदर देयर इज हीमोग्लोबिन लेवल, नॉर्मल कितना होता है हीमोग्लोबिन? 15 ग्राम पर डेसिलीटर। एक ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल है 18 ग्राम पर डेसिलीटर। और बिल्कुल उसके पैरेलल एक और ह्यूमन बीइंग है, उसमें हीमोग्लोबिन है 9 ग्राम पर डेसिलीटर। We are conclusive on one thing, that both are abnormal. One is way above the limit and one is way below. One is called polycythemia, the above one. The lower one is called as anemia. दोनों में विस्कोसिटी किस में ज्यादा है? अब सुनो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो बुक में नहीं लिखा इस तरह से। More the amount of plasma or water in the blood, lesser will be the viscosity. Lesser the amount of plasma or water in the blood, more will be viscosity. एक और तरीके से बोल रहा हूं, वाटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। एक और तरीके से बोल रहा हूं, more the amount of blood cells in a blood vessel, more will be viscosity. And lesser the amount of blood cells in a blood vessel, lesser will be viscosity. हर वो कंडीशन जिसमें ब्लड सेल बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली वहां पे वाटर कम ही होगा, क्योंकि अमाउंट तो 100% ही रहनी है ना। अगर 1% ज्यादा हो रही है तो कोई और परसेंट कम भी होगा, तो प्लाज्मा अमाउंट कम हो जाएगी, वाटर की। अब आपको पता है ना कितने परसेंट ब्लड सेल्स होते हैं? 45%, 55% प्लाज्मा होता है। तो ये 45 से बढ़ के 55 पे चला गया है, तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा 45 पे आ जाएगा। तो विस्कोसिटी। अब अगली बात सुनो, अगर ब्लड सेल्स ज्यादा हैं तो ब्लड फ्लो क्या होगा? कम हो जाएगा। ब्लड इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा टिश्यूज के पास। ये एक और रीजन है आपके ब्लड फिजियोलॉजी में, व्हाई पॉलीसाइथेमिया इज अ बैड न्यूज फॉर द बॉडी। हालांकि जी कहने को तो ब्लड सेल ज्यादा हो गए हैं, ऑक्सीजन ज्यादा आनी चाहिए और एक्स्ट्रा मिल जानी चाहिए टिश्यूज को। एक तो और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये डेंजरस है, साइनोसिस की भी हमने बात की थी, लेकिन एक और रीजन यहां पे हमें मिल गई, विस्कोसिटी। Polycythemia leads to increased viscosity, which leads to decreased blood flow as per Poisson law. ये आपने याद रखना। ये लॉ की साथ जरा स्टेटमेंट जरूर बोल देना, इससे आपका नॉलेज है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। स्टेट ये जब लिखने में आएगा तो आपको इसको लिखना भी आना चाहिए, आपको ये बताना भी आना चाहिए। अब लास्ट फैक्टर रह गया इधर देखो, व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ अ वेसल। लग तो यही रहा है कि जितनी वेसल की लेंथ बड़ी होगी उतना ब्लड फ्लो कम होगा, और ये लॉजिकली बात ठीक भी है। अरे एक छोटी सी वेसल है, आपने यहां से एक पानी डाल रहे हो उसके अंदर और वहां से निकल रहा है, वो फौरन पहुंचता जाएगा। जितनी इसकी लेंथ ज्यादा करते जाओगे, खेतों में स्पेशली हमारे जो बच्चे जिनका गांव से ताल्लुक है या जिन्होंने बचपन में ये देख रखा है कि खेतों को पानी कैसे लगाया जाता है, वो जितना नहर से डिस्टेंट खेत होता है उतना वहां पे वाटर का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि वो दरमियान में अपना फ्लो देता जा रहा है और देते देते जब एंड पे पहुंचता है डेफिनेटली फ्लो क्या कर जाता है? डिक्रीज। सो द ग्रेटर द लेंथ ऑफ अ ब्लड वेसल इन ह्यूमन बीइंग, द लेसर विल बी द ब्लड फ्लो। अब समझ लो इस बात को, इधर देखो, इसका मतलब है वो ऑर्गन जो हमारे हार्ट के करीब हैं, जो एओर्टा के आसपास है, माइट बी चेस्ट एंड एब्डोमेन, इसका मतलब है इनका ब्लड फ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्लड फ्लो टू द टिप ऑफ माय टो। या फुट की तरफ चले जाओ तो जाते जाते जब वेसल की लेंथ बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो भी क्या होता चला जाएगा? कम। अच्छा, इसकी एक रीजन लेंथ खुद भी है, ये मत समझना सिर्फ यही रीजन है कि ओके दरमियान में भी तो ब्लड निकल रहा है ना इसलिए वहां पे कम पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल दरमियान में कहीं भी ब्लड ना निकले, स्टिल वो जाते जाते ब्लड फ्लो कम ही होता जाता है। उसको आगे भी जाके एक कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो अब मुझे जल्दी से रिवाइज कराओ, पोज़ोय लॉ में हमने क्या क्या किया कि फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच टू थिंग्स? चेंज इन प्रेशर, जो हम डिस्कस कर चुके थे कि ज्यादा है एक एंड पे, एक पे कम है, उतना ज्यादा फ्लो होगा। उसके बाद दूसरा
डायामीटर रेज टू पावर 4, अगर डबल होगा तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर हाफ हो जाएगा 16 टाइम्स कम हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं है, बल्कि डायरेक्टली से भी बहुत ऊपर नीचे की बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू थिंग्स, वन इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में जब भी बात करोगे तो ऑफ कोर्स या तो पॉलीसाइथीमिया की बात होगी या एनीमिया की बात होगी। अच्छा, इसका मतलब है एनीमिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये एक एनीमिया की गुड न्यूज भी है कि एनीमिया में वैसे तो हर चीज बैड ही है, एक तो आरबीसी भी कम है, ऑक्सीजन भी कम है, लेकिन एक गुड न्यूज मिल गई, चलो कम है लेकिन फ्लो जल्दी हो रहा है क्योंकि विस्कोसिटी कम हो गई। उसके बाद द लास्ट पार्ट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल। इसको मैंने आपको फिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया। ओके